और बायोगैस के उपयोग कहाँ कहाँ हैं, ये सारे प्रश्न आपके मन में आ रहे होंगे। तो एक एक बिंदु को हम आराम से क्लियर करते चलेंगे, जिससे आपका जो बायोगैस का पूरा डाउट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम एग्रीकल्चर न्यूज चैनल पर आपका स्वागत करते हैं और एग्रीकल्चर एजुकेशन श्रृंखला में हम बायोगैस टॉपिक, जिसे आप गोबर गैस के रूप में जानते हैं, उसके बारे में आज विस्तृत चर्चा करेंगे, विस्तृत बातें करेंगे। देखिए, ये बायोगैस टॉपिक, बायोगैस जो विषय बिंदु है, ये उन सभी छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करते हैं। उनके लिए बहुत ज़्यादा ये मेंस में, प्री में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बायोगैस के बारे में नॉर्मली सभी को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और वर्तमान में ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग सब्जेक्ट बना हुआ है और भविष्य के ईमेल की इसको क्या दी जाती है, संज्ञा दी जाती है। अगर हम बायोगैस के बारे में बात करें कि बायोगैस क्या है, तो बायोगैस एक अक्षय ऊर्जा संसाधन है। अक्षय ऊर्जा संसाधन का अर्थ है यह एक ऐसी ऊर्जा है, ऐसी एनर्जी है जो कभी खत्म नहीं होगी। इसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं और इसे हम आने वाले भविष्य में ईंधन के रूप में एक अच्छी तरह से उपयोग में ले सकते हैं। बायोगैस क्या है, बायोगैस का साधारण नाम क्या है? देखिए, बायोगैस को साधारण रूप से हम गोबर गैस के रूप में जानते हैं। आपने ज़्यादातर नाम ये गोबर गैस के रूप में सुना होगा और उस गोबर की प्रक्रिया से जो गैस का निर्माण किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? बायोगैस कहते हैं। भारत सरकार द्वारा बायोगैस को प्रोत्साहित करने के लिए सन 1981-82 में राष्ट्रीय बायोगैस विकास कार्यक्रम को चलाया गया। एक बार दोबारा ध्यान दीजिए, 1981-82 में राष्ट्रीय बायोगैस विकास कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा चलाया गया। बायोगैस होती क्या है? देखिए, बायोगैस घरेलू अपशिष्ट, जो घरेलू कचरा है, पेड़ पौधों की टहनियां हैं, पत्तियां हैं, और घरेलू जो कचरे को एक गड्ढा खोदकर 10 से 15 फीट गहरा एक गड्ढा खोदा जाता है। उस गड्ढे में एक ढक्कन की सहायता से गोबर को डाला जाता है, उसके साथ साथ घरेलू कचरे को डाला जाता है, उसके साथ साथ पानी भी मिलाया जाता है। गोबर में एक विशेष प्रकार का जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम है मेथेनोजन जीवाणु। यह मेथेनोजन जीवाणु बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अगर हम ढंग से समझें, मेथेनोजन जीवाणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एक किण्वन प्रक्रिया करता है। किण्वन प्रक्रिया का मतलब होता है अपघटन प्रक्रिया करता है। गोबर का अपघटन करता है और कचरे का भी क्या करता है? ये अपघटन करता है, और जो गैस बाहर निकलती है उस गैस को बायोगैस के रूप में हम जानते हैं। अब देखिए, साधारण सी बात है कि बायोगैस का निर्माण कैसे हो रहा है, कितने दिनों में सामान्यतः बायोगैस बनकर तैयार हो जाती है, और बायोगैस के उपयोग कहाँ कहाँ हैं, ये सारे प्रश्न आपके मन में आ रहे होंगे। तो एक एक बिंदु को हम आराम से क्लियर करते चलेंगे, जिससे आपका जो बायोगैस का पूरा डाउट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि बायोगैस में मुख्य गैस कौन सी गैस होती है। तो बायोगैस में मुख्य गैस होती है मीथेन गैस। बायोगैस में कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है। अब बात करते हैं कि बायोगैस में कौन कौन सी गैस, क्या सिर्फ मीथेन गैस पाई जाती है या बायोगैस में अन्य गैसें भी पाई जाती हैं? तो बायोगैस में मीथेन गैस के साथ साथ अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बायोगैस के संगठन में निम्न गैसें पाई जाती हैं। कौन कौन सी गैसें हैं? पहली गैस है मीथेन, जो लगभग 60% इसका हिस्सा होता है। दूसरी है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड। ये सभी गैसों का संगठन बायोगैस में पाया जाता है। ध्यान दीजिए, बायोगैस में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस नहीं होती। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बायोगैस में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस पाई जाती हैं, तो उसका उत्तर होगा बायोगैस में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस नहीं पाई जाती। कौन कौन सी गैस मिलती हैं? बायोगैस में मिलती है मीथेन,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड। ये हाइड्रोजन सल्फाइड भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये जो आंकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, इन आंकड़ों को आप अच्छे से याद कर लें, जिससे कि आने वाली परीक्षा का कोई भी प्रश्न आपसे गलत न हो। आगे हम बात करते हैं कि बायोगैस का निर्माण कैसे होता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि बायोगैस का निर्माण एक 10 से 15 फीट गहरा क्या खोदा जाता है, गड्ढा खोदा जाता है। उस गड्ढे में घरेलू अपशिष्ट, घरेलू कचरा, प्लास्टिक ना हो, यानी प्लास्टिक क्यों ना हो, क्योंकि प्लास्टिक अपघटित नहीं होती है। अपघटनीय कचरा जो होता है वो घरेलू कचरा उस गड्ढे में ढक्कन की सहायता से डाल दिया जाता है, ढक्कन खोलकर डाल दिया जाता है। और जो गाय भैंस हैं उनके द्वारा जो अपशिष्ट है, गोबर है, उसको भी उस गड्ढे में डाल दिया जाता है। लगभग 15 से 20 दिन जब ढक्कन को बंद कर देते हैं तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किण्वन प्रक्रिया चलती है। उस किण्वन प्रक्रिया के द्वारा अपघटन होता है, गोबर का अपघटन होगा और जो घरेलू कचरा है उसका भी क्या होता है, अपघटन होता है। इस किण्वन प्रक्रिया के द्वारा जो गैसीय पदार्थ बाहर निकलता है, उस गैसीय पदार्थ को हम नाम देते हैं बायोगैस। तो हम देखते हैं कि बायोगैस में जो ढक्कन खोलकर डाला था वो डाला था ठोस, कौन कौन सा, कचरा प्लस गोबर। इसके साथ साथ पानी भी डाला जाता है। तो गोबर और पानी के डालने की जो अनुपात है वो अनुपात रहता है हमेशा 1:1, लगभग 1:1 रहता है। जो ये ठोस अपशिष्ट हमने बायोगैस संयंत्र में डाला है उसका 25% हिस्सा बायोगैस का निर्माण करता है और 75% हिस्सा किसका निर्माण करता है, कंपोस्ट खाद का निर्माण करता है, जिसे आप किसके रूप में जानते हैं, गोबर खाद के रूप में हम जानते हैं। अब बात करते हैं कि बायोगैस का निर्माण होने के बाद इसका उपयोग कैसे करते हैं। तो ध्यान दीजिए, जब हमने बायोगैस का कोई गड्ढा खोदा है, उस गड्ढे में जो स्टार्टिंग बायोगैस बनेगी उसका उपयोग सामान्यतः नहीं करते हैं। उसका उपयोग, उसको सीधे जो प्रारंभ में जो बायोगैस बनती है उसको सीधे ही वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। दोबारा जो बायोगैस बनती है उस बायोगैस का उपयोग हम उस ढक्कन से, नली की सहायता से, जो रसोई गैस में गैस चूल्हे का एक चूल्हा होता है, जैसे सामान्यतः हम एलपीजी का चूल्हा देखते हैं, उससे थोड़ा सा बड़ा चूल्हा होता है, उस गैस चूल्हे में जो कनेक्शन होता है उसमें घरेलू कामों के लिए उसको क्या कर लेते हैं, हम उपयोग कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि बायोगैस में जो गोबर की खाद है इसका क्या उपयोग है। तो आप सभी जानते होंगे कि किसी भी पौधे को सबसे ज्यादा जो आवश्यक तत्व चाहिए किसी भी पौधे की वृद्धि के लिए, सबसे नंबर 1 आवश्यकता वाला तत्व है नाइट्रोजन, दूसरा है फास्फोरस, तीसरा है पोटेशियम। तो इस कंपोस्ट में नाइट्रोजन की मात्रा 1.5 से 2% पाई जाती है, फास्फोरस की मात्रा 1% और पोटेशियम की मात्रा भी क्या पाई जाती है, 1% पाई जाती है। इस गोबर की कंपोस्ट को हम खेतों में डालते हैं तो खेतों की जो पैदावार है वो 20 से 25% तक क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और इस पैदावार का उपयोग किसान जो है अपनी उत्पादकता में बढ़ाने में उपयोग ले सकता है, और उत्पादकता जब बढ़ेगी तो खुशहाली भी किसानों की बढ़ती है। तो यहाँ पर किसानों की उत्पादकता में वृद्धि करने का भी लाभ हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ। अब हम बात करते हैं कि ये जो बायोगैस कंपोस्ट है इसका उपयोग क्या हम बाजार में भी कर सकते हैं। बिल्कुल, यदि आपके पास अतिरिक्त बायोगैस कंपोस्ट है तो इसकी मात्रा को आप बाजार में उपलब्ध कराकर या अन्य किसानों को बेचकर भी कुछ आय का लाभ भी क्या कर सकते हो, आप कमा सकते हो। हमने अभी अभी बात की थी कि भारत सरकार द्वारा भी बायोगैस संयंत्र बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है, और बायोगैस विकास कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 1981-82 में चलाया गया था। 1 घन मीटर बायोगैस प्लांट में 4700 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। दोबारा सुनिए, 1 घन मीटर बायोगैस प्लांट से 4700 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। आगे हम बात करें कि 1 घन मीटर जो बायोगैस प्लांट है वो एक सामान्य परिवार के लिए पर्याप्त होता है, और इस बायोगैस प्लांट को लगाने के लिए जो खर्चा आता है वो आता है 14,000 रुपये, जिसमें से सामान्यतः राज्य सरकारों द्वारा, केंद्र सरकारों द्वारा सब्सिडी दी जाती है। कहीं पर 50% सब्सिडी दी जाती है, कहीं पर 80% सब्सिडी दी जाती है, कहीं पर 40% सब्सिडी दी जाती है। ये बायोगैस संयंत्रों को बढ़ावा देने के लिए ऐसा सरकारों द्वारा किया जाता है।
तो ये बायोगैस जो है वो एक तरह से सभी लोगों के लिए लाभ का क्या है, एक सौदा है। अब हम बात करते हैं इस बायोगैस का लाभ क्या है। देखिए, बायोगैस का लाभ है, सबसे पहली बात आपने सुना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग में, विश्व उष्णता में सबसे ज्यादा योगदान करने वाली जो गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। चूंकि बायोगैस में भी कार्बन डाइऑक्साइड संगठित पदार्थ होती है, लेकिन संगठित पदार्थ के रूप में इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या कर दिया जाता है, उपयोग कर लिया जाता है घरेलू खाना बनाने में, पानी गर्म करने में, अन्य काम करने में, घरेलू रसोई में आराम से इसका उपयोग कर लिया जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग की कार्बन डाइऑक्साइड गैस में क्या आती है, कमी आती है। दूसरा, हमने कचरे का निस्तारण कर लिया, हमने किसान के लिए जैविक खाद का निर्माण कर लिया। और आप समझते होंगे कि वर्तमान समय में जो रासायनिक खादों के दुष्प्रभाव सभी लोगों पर दिखाई दे रहे हैं, धीरे धीरे बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो सारी बीमारियां बन रही हैं। तो उस दुष्प्रभाव से बचने के लिए वर्तमान समय में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इस जैविक खाद का उपयोग उस रासायनिक खाद से भी अच्छा रिजल्ट इसके सामने आते हैं। तो एक तो खाद प्राप्त हो रही है, दूसरा हमें ईंधन प्राप्त हो रहा है, और तीसरा हमें अतिरिक्त सामग्री कहीं से लानी नहीं पड़ रही, चौथा हमने प्रदूषण को भी क्या किया है, कम किया है, कचरे का निस्तारण किया है। बायोगैस एक प्रदूषण रहित ईंधन है। अगर हम बात करें ईंधनों में तो एलपीजी, सीएनजी, ये कुछ ऐसे ईंधन हैं जो प्रदूषण वायुमंडल में करते हैं, लेकिन बायोगैस एक ऐसा ईंधन है जो प्रदूषण रहित ईंधन है। और यह एक ऐसा ईंधन का भी जरिया है, एक ऐसा ऊर्जा का रास्ता है जो कभी भी भविष्य में खत्म नहीं हो सकता। ये अक्षय ऊर्जा संसाधनों के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा के क्या है, स्रोत। भविष्य में जब हमारे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत या भूगर्भीय जो पेट्रोलियम संसाधन है ये नष्ट हो जाएंगे, तो पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं दूसरे साधनों की ओर भागना पड़ेगा। तो एक बायोगैस एक अच्छा विकल्प है। इसके द्वारा किसानों को आय प्राप्त होती है, उत्पादकता में वृद्धि होती है, और किसी भी किसान पर अतिरिक्त पैसे का कोई भी बोझ नहीं पड़ता है। अब हम बात करें कि बायोगैस प्लांट लगाने के लिए भारत सरकार में कौन कौन से बड़े प्लांटों का निर्माण किया गया है। तो भारत सरकार का भारत में सबसे जो बड़ा प्लांट है वह प्लांट है, भारत का सबसे बड़ा प्लांट है मेथान गांव। सबसे बड़ा प्लांट कहां पर है, भारत का सबसे बड़ा प्लांट मेथान गांव, सिद्धपुर, पाटन, गुजरात में स्थित है। दूसरा सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट हिंगोनिया गौशाला, कानोता, जयपुर, राजस्थान में स्थित है। ये आईओसी के तहत है। यहाँ पर जो बायोगैस का उत्पादन होगा वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन उसका क्या करेगा, वितरण करेगा। तो इस तरह से मैं ये समझता हूँ कि मैंने जितनी भी जानकारी आपको बायोगैस की दी है उससे आपको बायोगैस को पूरा आइडिया आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम शॉर्ट में समझना चाहें तो बायोगैस का जो मुख्य संगठन होता है वो है आपका मीथेन गैस। लेकिन इसके साथ साथ कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, इन सभी का मिश्रण क्या कहलाता है, बायोगैस कहलाता है। मीथेन की जो सामान्य मात्रा होती है वो 60% से अधिक होती है। नॉर्मली जो मात्रा दी जाती है पेपर में कभी यदि पूछा जाए ऑप्शन में 55 से 70%, तो भी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। बायोगैस के और उपयोग क्या होते हैं, देखिए बायोगैस के उपयोग करने से हम वनों की कटाई को रोक सकते हैं। बायोगैस के उपयोग से हम वनों की जब कटाई को रोकेंगे तो हम ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को भी कम कर सकते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव को भी क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने में, ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव को कम करने में बायोगैस एक बहुत ही लाभदायक प्रक्रिया क्या है, सिद्ध होगी। यह एक भविष्य का ईंधन जिसको हम कहते हैं। तो जहां तक मैं समझता हूँ आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हमने इस टॉपिक पर इस स्क्रीन पर जो भी आपको ये बायोगैस से संबंधित सारी टॉपिक कोई भी सवाल है वो सारी स्क्रीन पर हमने पूरा बायोगैस का डाला हुआ है, उसको आप आसानी से अध्ययन करें। पूरे स्क्रीन को अच्छे से पढ़ें, स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है उसको अच्छे से पढ़ें, उसको ध्यान से पढ़ें। और जो आने वाली परीक्षाओं में बायोगैस से कोई भी संबंधित है वो आपको एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे कि उन सभी छात्रों को लाभ प्राप्त हो जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं और अन्य एग्जामों की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं।
तो बायोगैस से संबंधित आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो। धन्यवाद।